संयोजक त्रिज्या कहलाता है। सिंपल है कि नहीं? हाथ जितने बढ़ेंगे उतनी तेजी से खींचेगा। तो राधे राधे सभी को, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ठीक है, हमारा एक तरीके से 5वां लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 केमिस्ट्री का। एंड अभी बारिश की भी आवाज़ थोड़ा बहुत आपको आ सकती है क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं। अब आपके स्कूल खुल चुके हैं, इसलिए अब हम लेक्चर्स 1-2 दिन गैप में आप लाते रहेंगे। ठीक है, छोड़िए तो मौसम का मजा है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। तत्वों के आवर्ती गुण स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, जिसमें परमाणु त्रिज्या, आयनिक ऊर्जा एंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी और वैद्युत ये आपकी 4 चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और आवर्त सारणी में इसकी आवर्तिता हमें देखना है। ठीक है, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर एक जितने पेपर बनते हैं ना, किसी न किसी में ये चारों चीज़ें घुमा फिरा के पूछता रहता है। किसी में आयनन विभव, किसी में इलेक्ट्रॉन गणित इंथैल्पी, किसी में वैद्युत किसी में परमाणु त्रिज्या। ठीक है, और साथ साथ आवर्तिता पूछता है। आवर्तिता का मतलब होता है ना, आप समझोगे आगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो शुरू करें इस टॉपिक को कि पेन कॉपी ले लीजिएगा, एकदम इजी तरीके से आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के साथ समझना है, हो सके तो लिख लीजिएगा, टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रटने की बात छोड़िए, यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो देखो परमाणु त्रिज्या सब बहुत ही ईजी है, इसको आप मत रटना, बस लिख लो नोट्स में। देखिए यहीं पर समझ लीजिए, परमाणु आप सभी जानते हो कैसा होता है। जी हाँ, गोल होता है। बीच में क्या होता है? बीच में नाभिक होता है भाई। ठीक है, और चारों तरफ क्या होते हैं भाई? बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए कुछ भी लो। तो स्टूडेंट्स एक है हमारा परमाणु का नाभिक और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही जो डिस्टेंस होती है, यही डिस्टेंस, यही परमाणु त्रिज्या होती है। अब इसको परिभाषा में लिख देना, खुद से ही लिख देना। किसी परमाणु के नाभिक एवं जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ब्राहत्तम इलेक्ट्रॉन। बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहत्तम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और बीच में जो है इसको नाभिक बोलते हैं। बस चित्र बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स किसी परमाणु के नाभिक एवं ब्राहत्तम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। याद हो गया ना, ये छोटा सा टॉपिक था, इजी था। ठीक है, चलो दिमाग ज़्यादा वहीं लगाएंगे जो नहीं है भाई, आवर्तिता पे, इसको समझना अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अब हम एंड नहीं करते हैं क्योंकि अभी परमाणु त्रिज्या के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये भी इजी ही है। देखिए टाइप्स क्या क्या हैं, जो भी प्रकार है ना, हम आपको क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ठीक है, आपको क्या कर सो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं अब हम त्रिज्याओं के बारे में, कौन कौन सी त्रिज्या है। बाद में आप ये ना कहो कि ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो आसान है, इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको बस देख लेना है कि हाँ ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, बस समझना। आपको मेन चीज़, आपको थोड़ा दिमाग वहाँ पे लगेगा, जो इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए पहला जो हमारा त्रिज्या होता है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है? किसी आयनिक बंध द्वारा जुड़े आयनों के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप ये कुछ भी हम नहीं आपसे कहेंगे कि आप इसको याद करो, हम आपको इस तरह से बताएंगे, आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे हमारा कोई भी आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध पहले किस में होता है, ये पहले समझने वाली बात है। देखो आयनिक बंध सिंपल सा बात है, आयनों के बीच में होगा। जैसे नमक हो गया, नमक में Na+ होता है, Cl- होता है। ये दोनों आयन है, आपस में जुड़े हुए कुछ किस बंध द्वारा? आयनिक बंध द्वारा। ठीक है, चित्र बनाते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। चित्र अगर हम बनाएंगे, एक है हमारा ये Na, दूसरा हमारा है ये, ठीक है, Cl। मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो Na का हमारा क्या है? सोडियम का नाभिक है, और ये क्लोरीन है, एक परमाणु है, अरे आयन, ये सभी सॉरी ये आयन है, Na+, ये है हमारा Cl-, ये सभी आयन है, इसलिए इनके बीच में जो बंध है, बॉन्ड है, वो आयनिक बंध है। ठीक है, गलती नहीं, ये सभी आयन है। तो आयनों का सोडियम आयन का नाभिक ये है, क्लोरीन आयन का नाभिक ये है,
ठीक है। और ये है इनके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके नाभिक के बीच की डिस्टेंस हमारी ये हो गई। और इसी डिस्टेंस का जो आधा होता है आयनिक त्रिज्या कहलाती है। हो गया क्लियर? चलिए इसी चित्र को आप बना लीजिए और इसी चित्र की सहायता से आप ये लिख दीजिएगा अपने से, पेपर में अगर आए तो पूछा जाए कि आयनिक त्रिज्या किसे बोलते हैं तो आप लिखोगे कि देखो ये आयन है हमारा, ये दूसरा आयन है। आयनों के नाभिक के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट्स, उसका आधा क्या होता है? आयनिक त्रिज्या होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, आयनिक बंध में आयनों के नाभिक के बीच की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या होता है। बस इसी चित्र के माध्यम से आप समझ जाओगे और पेपर में आएगा तो लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजक त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है ना वह सहसंयोजक बंध में होती है। किस में होती है? सहसंयोजक बंध में। क्योंकि देखो हर एक यौगिक आयनिक बंध से थोड़ी जुड़ा होता है। NaCl जुड़ा है, MgCl2 जुड़ा है आयनिक बंध से, लेकिन O2, H2, CO2 और CO3-2 बहुत सारे कंपाउंड है। क्या ये सभी आयनिक बंध से जुड़े? नहीं, कुछ जो अभी हमने बोला वो सभी सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। जो अभी हमने बोला O2, H2, CO2, H2O, ये सभी सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। तो इनकी त्रिज्या कैसे पता की जाए और नाम क्या दिया जाए? तो इनकी त्रिज्या को बोलते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। और होता क्या है वो आप चित्र से समझ जाओगे। चित्र से उदाहरण पहले लिख दें, H2CO2 आपको पता हो, एक परमाणु, इसमें क्या होता है? परमाणु होता है। हम क्या बोल रहे हैं? इसमें परमाणु बोल रहे हैं, क्योंकि आयन तो है नहीं तो परमाणु बोलेंगे। इसमें आयन थे तो क्या लिखा था? यहाँ पर आयन लिखा था। इसमें परमाणु है तो परमाणु लिखा है। इसमें आयनिक बंध है तो आयनिक बंध, यहाँ पर सहसंयोजक बंध है तो सहसंयोजक बंध। क्या दिक्कत है? सेम टू सेम तो है, बस माइंड का गेम है कि कहाँ पर क्या लिखना है, आप खुद से लिख लोगे। चीजें इसमें भी वही है। इसमें एक परमाणु है, दूसरे परमाणु से किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है? किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक बंध द्वारा। चाहे ऑक्सीजन हो, ये ऑक्सीजन हो, ये ऑक्सीजन हो, चाहे ये हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन है तो H2, ऑक्सीजन है तो O2। बात वही है। इसका नाभिक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बोलोगे D, और उसी डिस्टेंस का जो आधा होता है मेरे भाई क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। सिंपल है कि नहीं? एकदम आसान है। आई होप आपके माइंड में चला गया होगा ये चीजें, आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या चला गया ना? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप कमेंट जरूर करा कीजिए। आपके कमेंट से हमें और पता चलता है कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए अपने आप को, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स, आगे की चीज़ों को जानते हैं। अब आवर्तीता को समझते हैं, ठीक है। अभी एक त्रिज्या और बची हुई है, वान डेर वाल त्रिज्या, उसको भी वहीं पर समाप्त कर देंगे, वीडियो फिर खत्म, ठीक है। आओ इसको लिख लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट है ये त्रिज्या। हम सोचे पहले त्रिज्या खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आवर्तीता बता देंगे, एकदम एक हम स्लाइड में, ठीक है। देख लीजिए ये भी बहुत आसान है, समझना मेन है हमें कि वान डेर वाल त्रिज्या की जरूरत क्यों पड़े। जब दो परमाणु आपस में रासायनिक बंध ही ना बनाए, ठीक है, मान लो कोई परमाणु है आपस में बंध नहीं बना रहा है, तो उनकी त्रिज्या कैसे मिलेगी? उन त्रिज्या को बोलेंगे क्या तब हम? वान डेर वाल त्रिज्या, ठीक है। क्या करते हैं हम? उन्हें पास हम ला देते हैं, क्योंकि पास तो ला सकते हैं ना, परमाणु बंद नहीं बनाए, पास तो ला सकते हैं। ये बॉन्ड नहीं बना रहा है दो परमाणु, तो पास तो ला सकते हैं। पास ला के रख दिया दो परमाणु को, मान लो ये ए है ये बी है, आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तब इनको पास ला दिया हमने इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद स्टूडेंट्स इनके बीच की जो इनके नाभिक से लेके नाभिक, सभी को पता है, इनके नाभिक से नाभिक कनेक्ट कर दीजिए। जो भी एकदम आपकी मिनिमम कम से कम डिस्टेंस मिलती है, उसी डिस्टेंस का आधा क्या होता है? आपका वान डेर वाल त्रिज्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? जब दो परमाणु आपस में रासायनिक बॉन्ड ना बनाए तो क्या करते हैं हम? उन्हें पास ला देते हैं,
ठीक है, और फिर तब उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसका आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। क्लियर आप सभी को? सारे परमाणु त्रिज्या समझ लिया, प्रकार समझ लिए, आयनिक त्रिज्या, संयोजक त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या, तीनों समझ लिया, लिख भी लिया होगा आप सभी ने। अब देखिए हमें समझना है आवर्तिता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्या? आवर्तिता। अब थोड़ा दिमाग आप लगाना शुरू कर दीजिए हमारे साथ। हेडिंग रहेगा आवर्तिता। आखिर ये आवर्तिता होती क्या है? आवर्तिता का मतलब होता है परिवर्तन भैया, ठीक है। अब जैसे परमाणु त्रिज्या का आवर्तिता मतलब कि परमाणु त्रिज्या में कैसे परिवर्तन हो रहा है, किसमें? आवर्त सारणी में, ठीक है। समझिए मेरे साथ इसको पहले। आवर्तिता का मतलब होता है चेंज, किसी भी गुण में चेंज किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में, ये लिखना नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं हम। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्तिता मतलब कि आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब देखो आवर्त सारणी में क्या होता है, हमारा एक खड़ी लाइनें होती है, एक 36 लाइनें होती है, ठीक है। 36 लाइनों को आवर्त बोलते हैं, खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं हम? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग होता है, इस तरह से जो होता है, और इस तरीके से जो होते हैं आवर्त होते हैं। तो हम जो आवर्तिता है यानी परिवर्तन आवर्त सारणी में कैसे देखते हैं? हम देखते हैं आवर्त में देखते हैं परिवर्तन, ठीक है, एंड वर्ग में देखते हैं कि भैया आवर्त सारणी में जब हम खड़ी लाइनों में यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, भाई अगर ये आपकी मंजिल है, इस तरीके से हमारी वर्ग है, तो वर्ग में आप ऊपर से नीचे आओगे ना, सिंपल सी बात है। तो परिवर्तन हम कैसे देखते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में। और आवर्त सारणी में आवर्त में कैसे परिवर्तन को देखते हैं, समझिए। आवर्त में हम इधर से इधर जाते हैं, ये हमारा आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, तो हम इधर से इधर जाते हैं। कैसे? इधर से इधर, या चलो बाएं से दाएं, तब ठीक है। अब ठीक है, आवर्त में हम कैसे चेंज को देखते हैं? हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है। मान लो ये आवर्त है, हम परिवर्तन को कैसे देखेंगे? बाएं से दाएं जाएंगे। हाँ, बाएं में क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर दाएं पहुंचेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, इनमें परिवर्तन को देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या कैसे बदल रही है, ठीक है, बढ़ रही है कि घट रही है, बस यही हमें देखना है। वर्ग में और आवर्त में, ये दो चीज़ों में आवर्तिता हम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बस आवर्तिता क्या है परमाणु त्रिज्या की, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम लिखवा देते हैं और उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम आवर्त और वर्ग दोनों में परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है, ठीक है। और आप सभी यहाँ तक बने हुए हैं ना, तो डेफिनेटली आपका माइंड जरूर तेज होगा, क्योंकि देखो जो बीच में छोड़ गए होंगे, हो सकता है हम उन्हें ना समझा पाए हो, या फिर आसान चीज़ों से ही वो घबरा गए हो, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आप बने हुए हो तो आप डेफिनेटली साइंस के लिए ही हो। देखिए आवर्त सारणी में दो चीज़ों में हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है, पहला आवर्त में और दूसरा वर्ग में, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपके सामने आवर्त सारणी हो तो आप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आवर्त सारणी में आप आवर्त में क्या होता है, देखिए आवर्त में क्या होता है, एक आवर्त उठा लीजिए, सबसे पहला आवर्त, ठीक है। पहला आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन होता है और उधर हमारा कहीं पर हीलियम होता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, उधर कहीं पर हीलियम। हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है, मान लो ये नाभिक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी जानते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ पर प्रोटॉन होगा, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। हीलियम में क्या होगा? हीलियम में भी एक ही कक्षा होगा, कक्षा तो एक ही होगा, पहले वर्ग में एक ही कक्षा होता है। दूसरे आवर्त में आओगे तो एक कक्षा से दो कक्षा हो जाता है। तीसरे में आते हो, ये एक हमारा गुण है भैया आवर्त सारणी में ना, पहले आवर्त में जब आप रहोगे, पहले आवर्त में देखो हाइड्रोजन हीलियम, तो एक ही कक्षा रहेगा, एक ही कक्षा इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? दो, ठीक है। और प्रोटॉन कितने होंगे? दो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, दो प्रोटॉन यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और दूसरे आवर्त में जब आओगे, यानी पहले आवर्त के बाद दूसरा आवर्त में आओगे, तो उसमें दो कक्षा होंगे। दो कक्षा मतलब भैया ये नाभिक एक कक्षा, इसके बाहर भी एक और कक्षा। तीसरे आवर्त में आओगे तो ये नाभिक एक दो तीन कक्षा होगी। चौथे आवर्त में आओगे
तो नाभिक 1 2 3 4 कक्षा होंगी। 5वें आवर्त में आओगे, अरे भाई रुक जाओ, नहीं पूरा समझ लो, 5 कक्षा होगी। 6वें में 6, 7वें में 7 कक्षा होगी। ये आपको गुण आपको बता दे रहे हैं, जानने को मिला होगा, ठीक है। तो भैया पहले आवर्त में हाइड्रोजन है में हीलियम है। ये हाइड्रोजन का नाभिक है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम का नाभिक है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब कोई पूछेगा तुमसे कि बताओ दोनों में से किसकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के मतलब ज़्यादा अधिक है, किसकी कम है, तो आपको पता होगा तब ना बताओगे, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि देखो आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हो, किसमें, आवर्त में ही, आवर्त हेडिंग है तो आवर्त में ही जाओगे ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है भैया। मतलब कि हम बाएं थे, बाएं से जब दाएं पहुंचे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, घट गई। मतलब कि हीलियम का परमाणु त्रिज्या कम होगा, हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कुछ? और ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों, क्या ज़रूरत थी कमी होने की? इसका रीज़न ये है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है मेरे भाई। नाभिकीय आकर्षण, ये नाभिक है, खिंचाव बढ़ जाता है। बाएं से दाएं जाओगे ना, नाभिक पावरफुल होता जाएगा, ये ताकतवर, ये ताकतवर, ये ताकतवर, और इलेक्ट्रॉन बेचारे उनको खींचने लगता है, और ताकतवर होगा, और तेजी से खींचेगा, और ताकतवर होगा, और तेजी से। भाई समझ लो ये नाभिक है, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे इसके हाथ बढ़ते जाएंगे, हाथ, ठीक है। हाथ जितने बढ़ेंगे उतनी तेजी से खींचेगा। जब खींचेगा तो भैया जो गोला है वो छोटा होगा कि नहीं, छोटा होगा कि नहीं, छोटा होगा, मतलब कि त्रिज्या कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, नाभिक और पावरफुल होता जाता है, और तेजी से खींचता है, और साइज कम होता जाता है, त्रिज्या कम होते जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम चीज़ है, अभी हमने क्या बोला, साइज, आकार भी तो बोला। मतलब त्रिज्या घट रही है तो परमाणु का आकार भी घटेगा ही। कभी कभी पेपर में इस तरह से भी आता है कि परमाणु आकार के बारे में बताओ, परमाणु आकार कैसे बदलता है आवर्त सारणी में। तो भैया परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या एक दूसरे से ही तो रिलेटेड है। त्रिज्या कम होगी, आकार कम होगा तो त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या कम होगी तो आकार कम होगा, दोनों ही भाई भाई है एक तरीके से। तो एक समझ लिए तो दूसरा बताना ही नहीं पड़ेगा, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो आई होप आप आवर्त में समझ गए होंगे। चलिए एक हमसे क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका बता देना आंसर, कि अगर मान लो हमने आपसे पूछ दिया ये है सोडियम, ठीक है, और हमने आपसे पूछ दिया एल्युमिनियम, आपको बस बताना है स्टूडेंट्स कि किसका परमाणु त्रिज्या अधिक होगा। आपको बस कमेंट पे बताना है कि सोडियम का अधिक होगा कि एल्युमिनियम का परमाणु त्रिज्या अधिक होगा। कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है, आपका लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आओ वर्ग में देखते हैं। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग खड़ी खड़ी पंक्तियों में जो हमारा होता है वो वर्ग है। उसमें क्या होता है, ऊपर से हम नीचे आते हैं। अब वर्ग है तो ऊपर से नीचे आएंगे। तो स्टूडेंट्स आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आओगे ना तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? वही रीज़न है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण घटता जाता है, ठीक है। इसका उल्टा ही है ये चीज़, और ये खुद ही आपको दिख रहा है कि भैया पहले वर्ग में, पहले वाले में ये है एक ही कक्षा है, दूसरे में 2 कक्षा, तीसरे में 3 कक्षा, चौथे में 4 कक्षा। परमाणु आकार ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। जैसे पहला वर्ग देखो, पहले वर्ग में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन का आकार कैसा होगा भाई, इसके पास एक ही कक्षा है तो ये होगा उसका साइज, इसके पास एक ही कक्षा है ना तो इसका साइज कुछ इस तरह से होगा। हीलियम के पास 2 कक्षा होगी, सॉरी हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम और उसके बाद सोडियम, आई एम सॉरी, हाँ। तो लिथियम में 2 कक्षा होगी, ये एक और इसके पास 2 कक्षा होगी। 2 कक्षा मतलब कि और साइज बड़ा, आकार बड़ा, मतलब कि परमाणु त्रिज्या अधिक, ठीक है। सोडियम में 3 कक्षा होगी, 1 2 3 कक्षा, और साइज बड़ा मतलब कि परमाणु त्रिज्या और ज़्यादा।
यानी कि यहाँ पे आप सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार भी बढ़ता रहेगा, परमाणु त्रिज्या भी तब बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये है आपका, लिख लेना कॉपी में। पेपर में जब आएगा तो आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से नोट्स आपका तैयार हो जाएगा अगर आप लिखते हो तो। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अब हम देखो एंड करते हैं। हमने एकदम बेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ ले सकते हो, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से 11th वालों के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आप सभी इतना अच्छे समझ लो बढ़िया से। डेप्थ में जाएंगे तो भाई फ्यूज उड़ सकता है। ठीक है, या फिर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है आपके, तो आपके माइंड में अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इतना अच्छे समझ लो। आ गया हो कमेंट में बताओ, प्यार से कमेंट करके जाओ। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसी तरह के वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आप सभी शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो इस चैनल को नहीं जानते, क्योंकि अभी बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँच पाएंगे, उनकी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है 11th वाले स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है।